औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोर्ड के ऊपर अगर आप देखें तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। अफेक्टिव यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। हमारे स्टूडेंट्स एक तो उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं इसका यूज़। ये बहुत अफेक्टिव टूल है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप ऐसा ही है गोया आप पैदल कहीं जा रहे हैं और आपके घर में एक बड़ी अच्छी खूबसूरत किस्म की मॉडर्न किस्म की गाड़ी पड़ी है, लेकिन बदकिस्मती से आपको चलाना नहीं आता, आपको उसके फंक्शन समझ नहीं आते, तो आप मजबूर हैं कि आप पैदल जाएं। गर्मी में थक भी रहे हैं, टाइम भी लग रहा है, कहीं पे आप जो है तो मसले भी आपके लिए बन रहे हैं, रास्ता ना हमवार है, जूता भी दुखा रहा है, लेकिन आप मजबूर हैं क्योंकि आप गाड़ी को, और अगर उसी गाड़ी को आप चलाना सीख लेते हैं तो बहुत आराम से बस आप ड्राइविंग सीट पे बैठ जाइए, कुछ बटन जो है तो वहाँ पे इस्तेमाल करें, और आजकल जैसे कि ऑटोमेटिक हैं तो बस आप सिर्फ गियर में डालिए और गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता एंजॉय करती जाइए। तो वही सफ़र जो आपके लिए पहले बहुत हेक्टिक था वो बहुत टाइम जो होता है पेपर के दौरान एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, और हमारे अक्सर स्टूडेंट्स उनका जो टाइम है वो ख़राब इस चीज़ में हो जाता है कि वो बैठ के कैलकुलेशंस हाथ से कर रहे होते हैं और कभी रिज़ल्ट गलत आ रहा होता है नेचुरली। जब भी आप जल्दी में कोई काम करेंगे तो उसमें तो हमने पिछले एक लेक्चर में ये बात की थी कि हम इंशाल्लाह कैलकुलेटर के ऊपर अब ये मैं आपको इम्पोर्टेंट्स इसकी बता दूं कि ये सिर्फ 9th के लिए नहीं है, 10th के लिए भी है, या 10th वाले जो है 9th वाले ये ना समझें कि उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। 9th में भी मैंने नोट किया है, स्पेशली ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है उसमें बहुत ह्यूज कैलकुलेशन है। अगर आप मास ऑफ अर्थ ही ले लीजिए तो 6 × 10⁻24 kg है। अगर आप अप्रोक्सीमेशन में अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट पे जाएं तो 5 पॉइंट समथिंग आता है, तो और भी मुश्किल हो जाता है। इसी तरह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ऑलरेडी 6.67 10⁻11, तो वो बहुत एक मुश्किल है। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10⁻6, और फिर जब आपको उसका स्क्वायर लेना पड़े तो अक्सर स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका स्क्वायर कैसे लेंगे। तो जब आपके पास इतना अफेक्टिव टूल मौजूद है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये कैलकुलेटर जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये हार्डली आपको 120-130 रुपीज़ का मिल जाएगा। थोड़ी सी तगो दो के बाद अगर आप किसी भी शहर की जो है तो एक अच्छी मार्केट को विज़िट कर लें तो चाइना के कैलकुलेटर्स हैं, बहुत सस्ते हैं, आपको बहुत महंगा कैलकुलेटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5,000 रुपये का कैलकुलेटर भी ले लें तो उसके भी वही फंक्शंस और उसी तरह काम करेगा जो ये 120-130 रुपये वाला। आजकल शायद कुछ थोड़ा सा महंगा हो गया, 150 का हो गया, इससे ज़्यादा महंगा नहीं है। और इससे ज़्यादा महंगा मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि आप लीजिए। इम्तिहान से पहले आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। मैं ये कहूँगा कि जैसे आप अपना मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर गेम्स खेलते हैं तो इसको भी एज अ गेम टूल यूज़ करके आप इसके ऊपर, ताकि आप जब इसको यूज़ कर रहे हों तो आपको ये ना ढूंढना पड़े कि यार कौन सा फंक्शन कहाँ पे पड़ा हुआ था। मैं ये चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स भी ये स्क्रीन थोड़ा सा अपने लिए कुछ देर के लिए पॉज करके इसको जो है तो ये सारे फंक्शंस नोट डाउन कर लें अपने किसी कागज़ के ऊपर, ताकि जब मैं एक एक फंक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको जहन में रहे। ये देखिए, ये इसके अलावा भी हैं। इसको जब मैं इसको आपको मैं कोशिश ये करूँगा कि जितना ये आपको क्लियर फोकस में नज़र आए तो उतना आसान होगा, उतना बेहतर होगा। देखिए, सबसे पहला फंक्शन जो मैंने लिखा हुआ है मोड। अगर आई होप कि ये बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका होगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इसको थोड़ा सा कैमरे के करीब भी कर दूंगा। देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल वाइट बड़ा वाज़ेह तौर पे मोड नज़र आ रहा है। मैं पहले इसको टर्न ऑन कर देता हूँ। देखिए, मोड के अंदर काफ़ी सारे फंक्शन हैं, लेकिन मैं अपने मकसद के फंक्शंस पे जाऊँगा। ये कैलकुलेटर नहीं है, ये पूरी एक मिनी कंप्यूटर है। आप अगर इंजीनियरिंग में भी चले जाते हैं तो आपका जो वो है यानी आपकी जो ज़रूरत है उसको इंशाल्लाह ये पूरा करेगा, तो आपको वो मसला नहीं रहेगा। सबसे पहला फंक्शन जो हमारे पास है मोड। मोड में देखिए, अगर आप देखें तो मैंने वहाँ पे अपने आई होप के पेपर पे लिख लिया होगा। मैं बार बार कैमरा ये बोर्ड और कैलकुलेटर की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ बोलता जाऊँगा, और आपने अगर अपने पास कागज़ पे नोट डाउन कर लिया हुए हैं
वो जो मैंने ऊपर लिस्ट दी हुई है, तो मेरी बात समझने में आपको आसानी होगी, आपका पूरा फोकस इस कैलकुलेटर के ऊपर रहेगा। देखिए मैंने सबसे पहले लिखा है मोड में, अगर आप देखें तो पहली चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो DEG यानी डिग्री मोड है। देखिए इसमें पहली स्क्रीन भी है, ये स्टेटिस्टिकल वो है, रिग्रेशन है और कैलकुलेशंस वगैरह हैं, लेकिन हमारा इसके साथ कुछ चूँकि स्टेटिस्टिक्स वो मैथ्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपका इसका इस्तेमाल होगा, स्टेटिस्टिक्स में इस्तेमाल होगा, तो मेरा चूँकि इसके साथ यूज़ नहीं है, तो देखिए ये पहली दफ़ा मैंने जब दबाया तो जो स्क्रीन मेरे सामने आई मैं उसको इग्नोर करते हुए आगे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 1 2 3 तीन चीज़ें नज़र आएंगी। पहले पे लिखा हुआ है DEG, मैंने शायद कैपिटल में लिख दिया, इसमें D कैपिटल और बाकी स्मॉल है, विच स्टैंड्स फॉर डिग्री। हम आम तौर पर कहते हैं कि जी एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, 30 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 25 है, या जो भी चीज़ें हैं, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं कि जी इतने डिग्रीज हैं। ये जो फंक्शन है, याद रखिएगा कि जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए, रेडियन या ग्रेडियंट मोड में नहीं होना चाहिए। रेडियन ये जो हमारे मैथ्स के लोग हैं, मैथ्स में रेडियन का इस्तेमाल होता है, ये जो 2πr वगैरह आप देखते हैं तो उसमें ये रेडियन ही इस्तेमाल होता है। यहाँ मैंने रेडियन या मैथ्स में मैंने नहीं जाना, तो मैं चूँकि फ़िज़िक्स की तरफ रहूँगा, तो बाकी अगर आप चाहें तो अपने मैथ्स के टीचर से, और ग्रेडियंट जो है ये भी आपके मैथ्स के टीचर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, मैं उनके डोमेन में नहीं जाऊँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में नहीं है तो उसको डिग्री अब कैसे लाएँ, देखिए इसके नीचे लिखा हुआ है 1, जब आप 1 प्रेस कर देंगे तो मैं चाहूँगा कि इसको फोकस करें, इसको जूम में लेके आए, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा D लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अगर आप इसको 2 या 3 करते तो यहाँ पे फिर आपको D की जगह G या R लिखा हुआ नज़र आता, ठीक है। सो ये जो है आई होप कि मेरी कोशिश ये है कि आपको बेहतर से बेहतर नज़र आ सके। सो अब आप उस मोड में से निकल आए हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा वंस अगेन यू हैव टू गो टू द मोड, ठीक है। अब आप मोड में मैं दोबारा आता हूं। अब वो एक दफ़ा तो मेरे पास वही डिग्री, रेडियन और ग्रेडियंट की स्क्रीन आ गई। जब एक दफ़ा मैं और प्रेस करूं तो अब देखिए आपको ये आई होप के चीज़ इसकी स्क्रीन क्लियर हो रही होगी, ठीक है। इस पे आपको फिक्स SCI और NOR नज़र आ रहा है। अगरचे कि हमने इनका इस्तेमाल कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं करना है, लेकिन जहन में आपके रहे कि अगर आपको कहीं पे मसला आता है, आप अपना आंसर कितने डेसिमल तक डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। आप 3 डेसिमल के बाद आप क्या चाहते हैं, 3 डिजिट तक हो, 4 डिजिट तक हो, 5 तक हो, 9 तक हो। आपको ये लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रिज़ल्ट्स हैं वो डेसिमल के बाद ये 009 डिजिट तक जाए। तो अब देखिए मैंने ये कर दिया 1 के बाद वो मुझसे पूछता है कि आप कितने डेसिमल चाहते हैं। अब मैक्सिमम देखिए 9 है, 0 to 9 है, मैं उसे कह देता हूँ लेट सपोज 5। ये देखिए मैंने 5 कह दिया। अब आप देखें स्क्रीन आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। तो 0 के बाद अगर आप देखें तो 5 0 उसने बता दिया। अब ये मतलब उसने बता दिया कि आप डेसिमल के बाद आपको वो 5 डिजिट तक डिस्प्ले देगा। मैं वापस बाहर निकल के फिर आता हूँ, चूँकि अब साइंटिफिक नोटेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम अक्सर कहते हैं जी 6.67 10 to power -11, या हम चाहते हैं कि वो डिस्प्ले साइंटिफिक नोटेशन में करे, या हम नहीं चाहते हैं कि वो साइंटिफिक नोटेशन में, तो दोनों यहाँ से कंट्रोल होते हैं। नंबर 2, जब मैंने ये प्रेस किया तो अब देखिए फिर उसके बाद उसने हमें वही चीज़ वो कर दी कि 0 to 9 आप कितने डिजिट चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं अब साइंटिफिक नोटेशन में भी देगा। मैंने लेट सपोज दिस टाइम 3 प्रेस कर दिया। अब अगर आप देखें तो आपको 0.00 आपको ये नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद अगर आप आगे जाएं तो फिर आपको पावर ऑफ 10 भी नज़र आ रहा है। 2 छोटे छोटे वो एक्सपोनेंशियल जो उसकी पावर है, पावर ऑफ 10, वो भी आपको नज़र आ रहा है। चूँकि मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट इसमें भी नहीं है और मैं अब चाहता हूँ कि इसको साइंटिफिक नोटेशन से निकालूँ, तो इसको मैं प्रेस कर देता हूँ 3। मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल में शो करे। तो अब नॉर्मल में मुझसे पूछता है कि इसको मैं नॉर्मल में कितने डिजिट में करूं, तो मैं चाहता हूं कि जी मुझे 1 ही बताएं, बस 1 इज सफिशिएंट फॉर मी। तो आप देख लीजिए उसने मुझे कर दिया 1। अब आपने जब आप लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे तो आपने अपने कैलकुलेटर को यहाँ पे इट शुड बी इन दीज 2
एक डिग्री मोड में होना चाहिए और दूसरा इसको नॉर्मल में होना चाहिए। साइंटिफिक या फिक्स में आप लेके गए तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। उसके बाद हमारा 9th में भी वास्ता पड़ता है और 10th में भी पड़ता है ट्राइग्नोमेट्री से या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का डोमेन है, मैथ्स का एरिया है, लेकिन हम भी चूँकि उसका बहुत ज़्यादा फिज़िक्स में उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें यहाँ पे अगर आप देख लीजिए तो साइन, कॉज और टेन आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। आपको पता है ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जी साइन 30 की वैल्यू क्या है, देखिए साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 ये तो बहुत कॉमन वैल्यूज़ हैं, आम तौर पर बच्चों ने ज़बानी याद किए होती हैं, लेकिन एग्ज़ामिनर ख़ास तौर पे आपके लिए ये कर सकता है कि वो आपका जो आंसर है या वो जो क्वेश्चन है उसके अंदर वो 30 की बजाय 25 कर दें। उसके एक रीज़न, एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव रीज़न ये भी होता है कि बच्चे अक्सर 30 को, या वो तो खुदा न खास्ता कोई चीटिंग मटेरियल यूज़ कर रहा है, तो जब वो 30 को 25 कर देता है तो चीटर्स जो होते हैं उनका इतना जहन काम नहीं करता कि यार जहाँ पे साइन 30 की वैल्यू थी अब वहाँ पे मुझे साइन 25 की वैल्यू पुट करनी है। सो आपने क्या करना है, जस्ट यू हैव टू प्रेस साइन और देखिए आपके पास एक साइन आ गया। उसके बाद आप लेट सपोज 30 की वैल्यू प्रेस करना चाहते हैं। मैं 30 इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कैलकुलेटर या अक्सर बच्चों के जहन में होता है तो वो उनको आसानी होगी। तो ये जब मैंने इसको इक्वल का साइन प्रेस किया तो ये इसने मुझे बता दिया 0.5। सो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास, इसी तरह कॉस 30 की, इसी तरह टेंजेंट की वैल्यूज़ भी आप फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज आपने इनका इन्वर्स फाइंड करना है। बाज़ केसेस में जब हम ये ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा 10th में जब हम क्रिटिकल एंगल डिटरमाइन कर रहे होते हैं तो क्रिटिकल एंगल का फार्मूला हमारे पास थीटा, या 9th में भी हम वेक्टर्स के साथ डील कर रहे होते हैं और हम रिजल्टेंट वेक्टर्स की यानी एडिशन ऑफ वेक्टर में जब हम जाते हैं और हम उसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो हम टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस यूज़ करते हैं या एफ वाई ओवर एफ एक्स करते हैं। ये दोनों फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। अगर और इसी तरह क्रिटिकल एंगल जब हम फाइंड करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n जो है हम फार्मूला यूज़ करते हैं, या आपको वो याद होगा। तो जहाँ पे हम ये हमें इन्वर्स फंक्शन चाहिए होता है तो वहाँ पे अब आपने क्या करना है, अब शिफ्ट के साथ जब मैं साइन को प्रेस करता हूँ, मैं साइन के साथ आपको थीटा कैलकुलेशन बता रहा हूँ, और 1 डिवाइडेड बाय 1.33, तो अब ये मेरे पास थीटा का जो फार्मूला है यानी 67.66 वगैरह जो भी चीज़ है ये आ जाता है, या शिफ्ट और साइन 1 डिवाइडेड बाय 1.55। तो ये हमारे पास फार्मूले जो मुख्तलिफ एंगल्स हैं वो हमारे पास कैलकुलेट हो सकते हैं। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे मैं वेक्टर्स जो है एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर रहा हूँ और उसमें मैं वो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एंगल फाइंड करना चाहता हूँ तो उसमें भी शिफ्ट और 10 जब ये आप प्रेस करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स आपके सामने आ जाएगा। अब टेंजेंट इनवर्स को आप जब इसके अंदर जो भी आपके एफ वाई है और जो भी एफ एक्स है वो आप पुट कर देते हैं तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे अगरचे के पैरेंथेसिस मेरे अगले उसमें आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको बता दूँ कि यहाँ पे या तो आप उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू पुट करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास इसकी टेंजेंट इनवर्स जो है मैंने एफ वाई बाई एफ एक्स किया और मेरे पास 0.4 आ गया, तो ये मैंने इस तरह कर दिया तो 21.80 डिग्रीज मेरे पास एंगल आ गया। और या फिर आप शिफ्ट और टेंजेंट के साथ पैरेंथेसिस को यूज़ करें, 1 डिवाइडेड बाय 3 और पैरेंथेसिस क्लोज, और यूं आप इसका आंसर लेने की कोशिश करें। सो इसको नेक्स्ट चीज़ की तरफ मैं आऊँगा। अच्छा, हमारे अक्सर स्टूडेंट जब पावर ऑफ 10 को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो माइनस लगा होता है, माइनस के साथ वो क्या करते हैं कि वो माइनस ये वाला यूज़ करते हैं,
ये देखिए दिस वन इज ऑपरेटर। ऑपरेटर ये कि 2 के साथ इसने करना क्या है, उसमें से निकालना है, उसके अंदर ऐड करना है, उसको तक डिवाइड करना है या उसको मल्टीप्लाई कर, ये ऑपरेटर्स हैं, इनका फंक्शन। आपने जब एक्सपोनेंट के साथ लगाना है तो आपने ये देखिए ब्रैकेट में, और मैंने इसीलिए बोर्ड के ऊपर भी ये सिंबल का ये एक्सपोनेंट के लिए ये जो पावर ऑफ 10 होता है। अब लेट सपोज मैं लिखना चाहता हूँ 6.67 10 टू पावर -11। अब मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, मैं कैलकुलेटर पे 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 लिख देता हूँ। बी केयरफुल, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आइडियल एग्जाम्पल फॉर आवर डिस्कशन। ये जब मैं लिखता हूं, अब इसी को मैंने कैलकुलेटर पे कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले मेरे पास है 6.67 6.67, ठीक है जी। उसके बाद आपने ये जो बटन है जिसके ऊपर EXP लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट, ठीक है, ये मेरा मैंने इसको शायद एक्सप्लेन तो चलिए इसी के अंदर, हाँ जी इसी के अंदर ही एक्सप्लेन करना था। ये मैंने जब EXP प्रेस किया तो आप देखें आपको एक छोटा सा E लिखा हुआ नजर आएगा। अक्सर स्टूडेंट मैंने ये भी देखा है कि जब वो इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 10 लिख देते हैं। आपने मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं लिखना, आपने इसी तरह लिख देना है। अब आ जाता है उसके बाद माइनस, तो ये वाला आपने माइनस प्रेस कर देना है। ये माइनस मैंने प्रेस कर दिया, उसके बाद मैंने लिख दिया 11। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि आपने क्या लिखा है तो आप इसको प्रेस कर दें, तो ये देखिए आपके पास बोर्ड, ये अपने कैलकुलेटर के ऊपर लिखा हुआ आ जाता है 6.67 और छोटा सा -11 आपको साइड के ऊपर यानी एक्सपोनेंट नजर आएगा। सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू यूज दिस एक्सपोनेंट। मैं थोड़ा सा तेजी से चलूंगा। देन वी हैव अ फ्रैक्शन। अक्सर स्टूडेंट 3/4 प्लस 5/2 नेचुरली चौथी पांचवी में कर लेते हैं, उसके बाद जब 9 10 में पहुंचते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये ख़ास तौर पे जब आप लाइट के जो या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का चैप्टर है और 1/f इज इक्वल टू 1/do प्लस 1/di करते हैं, वहाँ पे उनको समझ नहीं आती कि इनको कैसे करना है। सो मैं जल्दी से 1 जब ये आप प्रेस करते हैं ओवर 5 यानी 1/5 प्लस 2/3। मैंने अपने आप से एक एज्यूम नंबर लिया, ये मैंने किया तो ये 13/15 मेरे पास इसका आंसर आ गया। सो इसके ज़रिए आप क्विकली इसका जो फ्रैक्शन है जिसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके अंदर मिक्स फ्रैक्शन को भी यानी 5 1/2 को भी कर सकते हैं। अगर आप लिखें 5 1 2 तो ये हमारे पास 5 1/2 ये मिक्स फ्रैक्शन हो जाता है और ये उसको भी उसी तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट वगैरह कर सकता है। देन वी हैव अ पैरेंथेसिस। अक्सर स्टूडेंट्स को ये डिमैस रूल यानी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये जो 5 नंबर के ऊपर मैंने लिखा हुआ था, अक्सर स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं और जब वो करने लगते हैं तो वहाँ पे उनको ये पता नहीं चलता कि पहले किसी को ऐड करना है किसको सब। तो आपके पास ख़ास तौर पे ये जब आप ये जो थर्मल एक्सपेंशन के जो इक्वेशंस हैं एल टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी वगैरह करते हैं, तो बस आप पैरेंथेसिस लगाते जाएं और यानी 3 ब्रैकेट 5 प्लस 2 क्रोज 6 डिवाइडेड बाय 8 और ये आप इसमें लिखते जाएं। ये आप इसको यही आपका कैलकुलेटर जो है आपको बिल्कुल मुकम्मल इसका रिजल्ट दे देगा। ठीक है जी। ये 5 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 9। ये देखिए अच्छा हुआ एक एरर से कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। जब आपने कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट गलत लिखा होगा तो वो आपको सिंटैक्स एरर यानी आपका लिखने ग्रामेटिकल, जिसको इंग्लिश में हम ग्रामर कहते हैं, ये सिंटैक्स एरर देगा कि आपने लिखा गलत है, कहीं गलती की है। टाइम कम है, मैं उस गलती की तरफ तो नहीं जा सकता हूँ कि कहाँ गलती हुई। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो छठे नंबर के ऊपर है, यहाँ पे आपको बिल्कुल नीचे एक बटन नज़र आ रहा है ANS यानी आंसर का। लेट सपोज मैंने किया 8 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू, मेरे पास कुछ रिजल्ट आ गया।
अब अगर मैं इसी रिजल्ट को कहीं में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि 89 मल्टीप्लाइड बाय पीछे क्या था, अब या तो मैं अपने पास लिखूँ दोबारा इसको यूज़ करूँ, तो मैं उसकी जगह सिर्फ ये बटन दबा देता हूँ, तो ये 89 मल्टीप्लाइड बाय वो जो पीछे का आंसर था वो डायरेक्ट लेके इसको यूज़ कर देगा। तो ये आपको क्विकली वो पूरा का पूरा आंसर उठाने की या दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें लिख देगा। देन वी हैव अ लॉग एंड एंटी लॉग। लॉग केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, जब आप पीएच स्केल यूज़ करते हैं तो वहाँ भी हम जब साउंड का जो चैप्टर है 10th में वो यूज़ करते हैं, उधर भी लॉग का इस्तेमाल होता है, कुछ और जगहों पे भी होता है, मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा। लॉग के लिए हमारे पास ये देखिए यहाँ पे आपको ये एक छोटा सा बटन है, लॉग नज़र आ रहा होगा, यानी मैं अगर लॉग ऑफ 85 फाइंड करना चाहता हूँ से, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये मुझे इसका डायरेक्ट रिजल्ट निकाल देगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसका एंटी लॉग फाइंड करूँ, ये मैथ्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अब मैं एंटी लॉग और अब मैंने जो पीछे फंक्शन एक्सप्लेन किया आंसर, मैं उसको डायरेक्ट यूज़ करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास उसने वापस मुझे 85 दे दिया, यानी 85 का मैंने लॉग लिया और फिर मैंने एंटी लॉग लेके वापस अपना उसी को अचीव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद मेरे पास है स्क्वायर रूट। मैं जल्दी जल्दी से गुजर रहा हूँ, इसमें सिर्फ बच्चे इसका यूज़ जानते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट का यूज़ करने का तरीका यह है कि आपने स्क्वायर रूट ऑफ 9 यूँ लिख देना है। तो ये देखिए मैंने नोन इसलिए यूज़ किया कि आपको आसानी, अक्सर बच्चे क्या करते हैं 9 लिख के स्क्वायर रूट फाइंड वो कर देते हैं, तो वो देखिए वो सिंटैक्स एरर दे देता है, वो कहता है कि आपने क्या कहा, अंदर तो स्क्वायर रूट में तो आपने कुछ लिखा ही नहीं है। अच्छा, लेट सपोज आपने सिर्फ किसी चीज़ का स्क्वायर फाइंड करना है, लेट सपोज 8 है, इसका स्क्वायर, तो ये देखिए उसने ऑलरेडी लिख दिया 64 हमारे पास आ गया, लेकिन आप कहते हैं 2 की पावर 5 मैं फाइंड करना चाहता हूं, तो अब 2 की पावर 5 तो यहां पे है नहीं है, तो 2 की पावर 5 के लिए ये देखिए अगर आपको एक कैप नजर आएगा, ये आपने प्रेस किया, 5 किया और ये आपने निकाल लिया। अब आप आराम से बैठ के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, देखेंगे ये 32 आता है कि नहीं। उसके बाद लेट सपोज आपके पास कोई नंबर है, आप उसका इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं, यानी 5 है, तो आप ये सिंपल ये दबा दीजिए, तो ये इसका इन्वर्स निकाल लेगा और ये आपको बता देगा कि 5 टू द पावर -1 का क्या आंसर आता है। और ये आखिरी मैंने आपको फैक्टोरियल आपके लेवल पे यूज़ तो नहीं होता, लेकिन आप थोड़ा सा इसको ज़हन में रख लीजिए। फैक्टोरियल का मतलब है कि जो भी नंबर है, लेट सपोज मुझे 5 नंबर दिया गया है, तो इसका फैक्टोरियल ये होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। इसी तरह तो अगर आप किसी नंबर का फैक्टोरियल मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये 5 और शिफ्ट के साथ ये बटन प्रेस करें, तो ये आपको फैक्टोरियल निकाल देगा। ये देखिए मैंने इक्वल प्रेस कर दिया, मेरे पास नंबर आ जाएगा। आई होप कि स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर के मुतालिक शायद कुछ नई डिटेल्स सुनने को मिली होंगी। आई होप कि आप इसका इफेक्टिव यूज़ कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।